हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर लगभग अपने अंत पर आ चुका है और एक लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ है इसका, पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है ना। देखिए सामने आपको दिख रहा है बेहद खूबसूरत सा डायग्राम जिसमें कि 3 प्रकार के लेंस इस्तेमाल हुए गए हैं। कल हमने पढ़ा था खगोलीय दूरदर्शी, याद है? कल हमने आपको पढ़ाया था खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी की बाध्यता क्या थी कि भैया उसमें आप जो खगोल पिंडों को देखते वो खगोल पिंड उसमें उल्टे बनते दिखाई दे रहे थे। कैसे बनते दिखाई दे रहे थे? उल्टे। देखिए अंतिम जो आपके पास डेरिवेशन आया है, अंतिम में देखिए माइनस लगा है, यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा? मतलब जो आवर्धन प्राप्त होगा वो आपको सीधा प्राप्त नहीं होगा। आवर्धन कैसा प्राप्त होगा? उल्टा। मतलब जिस खगोलीय पिंड को देखोगे, चांद को ही देखा तो चांद उल्टा नजर आया। समझ में आया? तो मतलब नीचे का पोर्शन ऊपर हो गया, ऊपर का पोर्शन नीचे हो गया। तो भैया अब ये खगोलीय पिंडों के लिए उनका उल्टा नजर आना कोई अच्छी बात नहीं है। समझ गए ना? आप वैसे भी बहुत दूर की चीज़ों को देख रहे हैं। अब भाई पास की चीज़ें हैं तो ये कर दो कि उसी को उल्टा कर दो तो आपको वो चीज़ सीधी दिख जाए। बोलिए हाँ है ना। जैसे पास में कोई स्लाइड होती या कोई वस्तु होती, उसको सीधा देखने पर अगर वो उल्टा नजर आती तो अपन उसी वस्तु को क्या कर देते? उल्टा, तो वस्तु सीधे हो जाती। मगर अब चांद जैसी चीज़ें, खगोल पिंडों जैसी चीज़ें जो हमसे करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर पे बैठी हुई हैं, और अगर वो उल्टे नजर आ रही हैं तो क्या हमारे लिए, क्या हम उनको पकड़ के सीधा कर सकते हैं या उनका उल्टा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक और व्यवस्था बनानी पड़ी जिससे कि हमें प्रतिबिंब सीधे दिखाई दें। इसको बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? पार्थिव दूरदर्शी। इसमें एक और लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा करता है। समझ में आया? उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब को भी सीधा कर देता है। ये बीच में ये लेंस लगा हुआ है। इसका काम है जो नीचे प्रतिबिंब बन रहा था उसको कहाँ कर देना? ऊपर। आइए देखते हैं इसकी कैसी व्यवस्था होती है। तो इसमें वही 2 केस हैं। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अर्थात ये वाली दूरी क्या है भैया? ये डी। क्या है ये? डी। अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, एक केस। और दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर। आपको पता है कि अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए जो वस्तु होती है, वस्तु को कहां पर रखा जाता है? फोकस पर। कहां पर रखा जाता है? फोकस पर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु फोकस पर होगी। उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आइए सामान्य केस की चर्चा करते हैं। ये देखिए अनंत से आने वाली किरणें, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर दिख रही हैं? ये फोकस तल पर। कहाँ पर? फोकस तल पर। मतलब यहां से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी FO। O फॉर अभिदृश्यक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। अगर ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा होगा। देखिए आगे किरण चली, हमने कुछ ऐसे सेट किया इस लेंस को कि इस लेंस के लिए ये वक्रता केंद्र बन जाए। क्या बन जाए? वक्रता केंद्र। क्या बन जाए? वक्रता केंद्र। और आपको पता है जब वस्तु वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है, वक्रता त्रिज्या की दूरी पर रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है और उतनी ही साइज का बनता है। सेम साइज सेम डिस्टेंस, है ना। तो देखिए अगर आपने इधर पे 2F पे रखा है लेफ्ट में, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? राइट में 2F पे। समझ में आया? मतलब वही दूरी नीचे, वही दूरी ऊपर। तो इसने क्या कर दिया? प्रतिबिंब को पलट दिया। प्रतिबिंब को क्या कर दिया? पलट दिया। जो नीचे बन रहा था बस उसको ऊपर बना दिया। बोलो हाँ। इसके बाद वही पुराना काम, कुछ ऐसी सेटिंग बिठा लिए कि ये जो वस्तु आपका प्रतिबिंब जो बना है वो इसके प्रकाशिक बिंदु एवं फोकस दूरी के बीच में आ जाए, जिससे कि इसका आभासी आवर्धित प्रतिबिंब फाइनली आपको प्राप्त होगा। यहां पर इसकी फोकस दूरी होगी, मान लीजिए क्या है? FE है। क्या है ये? FE है ना। तो ये अपना बन गया UE। क्या बन गया? UE। बस तो हो गया। इस तरीके से आवर्धित प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका डायग्राम, इसके 2 नंबर 3 नंबर डायग्राम के ही मान लीजिए आते हैं। अब इसके बाद आइए करते हैं इसका डेरिवेशन। आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता M इक्वल टू
अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ दर्शन कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। ये तो कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा। m इक्वल टू बीटा बटे अल्फा दैट इज इक्वल टू 10 बीटा बटे 10 अल्फा। 10 ले लिया। अब आइए एक एक करके 10 अल्फा 10 बीटा का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले 10 अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। बोलो जी हाँ, ये 10 अल्फा लंब है, बोलो हाँ या ना। a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश। आधार क्या है, o b डैश। आधार क्या है, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए a डैश b डैश का चिन्ह क्या आएगा, ऋणात्मक की धनात्मक, माइनस a डैश b डैश अपॉन o b डैश। बोलो हाँ, क्लियर हुआ भैया। वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता। तो जितना a डैश b डैश है उतना ही बड़ा a डबल डैश b डबल डैश होगा कि नहीं होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसलिए जहां पर a डैश b डैश है वहां पर मैं रख सकता हूं a डबल डैश b डबल डैश। अगर ये x है तो वो भी क्या होगा, x होगा। जी बोलिए। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ऊपर की नीचे। बोलो कहां बन रहा है, नीचे। मुख अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक, मुख अक्ष के नीचे सारी दूरियां ऋणात्मक। प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक, दाएं तरफ सारी दूरियां। बस उसी का इस्तेमाल करते हुए अब a डैश b डैश की जगह मैंने क्या रख दिया, a डबल डैश b डबल डैश, क्योंकि दूरी तो बराबर है। बोलो हाँ। अपॉन कितना हो गया, o b डैश। चलेगा, चला आ जाओ भैया। आप 10 बीटा में आ जाओ उधर वाले ट्रायंगल में। 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। बोलो ये लंब है a डबल डैश b डबल डैश, आधार क्या है बेटा, b डबल डैश e b डबल डैश, ये उसी को लिख दिया e b डबल डैश। क्लियर। चलिए पुट कर दीजिए किसमें, इसमें, इस वाले में है। एक काम कर दो, इसको 2 दे दो और इसको 1 दे दो। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां लिख देता हूं भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से m, हाँ समीकरण 1 से m बराबर 10 बीटा बटे 10 अल्फा। 10 बीटा का मान a डबल डैश b डबल डैश अपॉन e b डैश, और 10 अल्फा इसके नीचे रखोगे तो o b डैश पलट के ऊपर चला जाएगा और a डबल डैश b डबल डैश अपने ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ आ जाएगा। दोनों कट गए। ऊपर क्या बन गया, माइनस का o b डैश, और नीचे क्या बन गया, e b डैश। भैया माइनस यानी माइनस o b डैश क्या है, फोकस दूरी है, तो यहां पर क्या रख दिया, fo। क्या रख दिया, fo। e b डैश, e b डबल डैश था, e b डबल डैश। बोलो क्या है ये, बोलो e b डबल डैश क्या है, ue, और क्या है ऋणात्मक है तो माइनस ue। क्या हो गया ये, माइनस ue, माइनस से माइनस मतलब कितना आ गया, fo अपॉन ue। ये आ गया अपना आवर्धन, ये आ गया अपना आवर्धन fo अपॉन ue। मगर इसमें अब एक चीज अज्ञात है, fo लेंस हमारा है तो फोकस दूरी हमारी है, मगर ue का हमको पता नहीं है ना, क्योंकि यूई जो वस्तु है वो हमने नहीं रखी है, वो तो व्यवस्था ने बनाई है, तो हमको यूई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यूई। अभी अज्ञात है यूई, तो यूई को हमको ज्ञात पदों में निकालना पड़ेगा। आइए तो केस लगाते हैं। स्थिति क्रमांक 1, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर। लगा दो भैया फोकस लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, नेत्रिका लेंस के लिए 1/fe होगा कि नहीं होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए प्लस fe 1/v। बोलो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा, डी पर। दाएं या बाएं, तो माइनस डी चलेगा कि प्लस डी चलेगा, माइनस डी। माइनस 1/ प्लस यूई की माइनस यूई, तो माइनस माइनस क्या हो गया, इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों लड़ मरे, क्या हो गए, प्लस। आ गया समझ में ना। यहां से 1/ue की वैल्यू रोक लो, 1/fe प्लस 1/d हो जाएगी कि नहीं होगी। 1/ue की वैल्यू उठा करके इसके साथ में रख दो, fo/ue। समीकरण 1 से नहीं, अब ये बन चुका है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से mo, m यानी आवर्धन बराबर fo, क्या मैं अपॉन ue को 1/ue लिख सकता हूं, fo मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस fe प्लस 1/d, 1/fe प्लस 1/d। हो गया कि नहीं हुआ, बोलो भाई। ue 1/ue की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं है, ठीक है ना, हो गया ना। हाँ भाई, अब क्या करो, fe कॉमन ले लो। वैसे यहां भी सही है, यहां तक भी सही है। अब fe क्या ले लो बच्चों, कॉमन। तो fe आपने कॉमन ले लिया तो fo/fe बचा, यहां पर बचा 1 प्लस fe/d। दिस इज कॉल्ड आवर्धन। आ गया समझ में ना। तो ये है आपका आवर्धन, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
बने। बोलो जी, समझ में आया? अब इस समय यदि मैं कहूं दूरदर्शी की नलिका की लंबाई कितनी होगी, तो नलिका कहां से कहां तक होती? इस लेंस से लेके इस लेंस तक। तो देखो भैया, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हुई? पहले एफ हो, फिर ये 2f और ये 2f कितना हुआ? 4f, और ये दूरी कितनी हुई? ui। तो इस प्रकार से जो प्रथम स्थिति में नलिका की लंबाई कितनी बनेगी? fo प्लस 4f प्लस कितना? f ui। समझ में आ गया? प्लस ui। चलो अब आइए सेकेंड परिस्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? तो भैया ये लेंस को उठाइएगा, समझ गए? ये जो लेंस को उठाइएगा और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कीजिएगा, पकड़ करके खिच 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 आगे शिफ्ट करेंगे। अब जैसे आगे शिफ्ट करेंगे, ये जो फोकस बिंदु है सरक करके यहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब ये जो वस्तु है वो कहां पर बन जाएगी? फोकस पर। वस्तु कहां बन जाएगी? तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बस तो यूई की जगह एफ ही कर देना, और ये जो रेस इधर भी सीधे जा रही हैं इनको थोड़ा सा सकरा करके पीछे भी क्या कर देना? फैला देना। मतलब आगे भी समानांतर, पीछे भी समानांतर, मतलब ये किरणें आपस में कहीं भी मिलेंगी नहीं, वही जैसा करते आ रहे हैं। अब आइए देखते हैं, उस समय ये यूई है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? एफ ही। क्या हो जाएगा? एफ ही। तो आवर्धन कितना होगा? m इक्वल टू एफ ओ अपॉन यूई। सो यूई की वैल्यू एफ ही हो गई, तो m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ अपॉन एफ ई, समझ में आ गया ना? m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए, इस बार आवर्धन कल निगेटिव आ रहा था और आज क्या आ रहा है? धनात्मक। धनात्मक आवर्धन मतलब वस्तु क्या बनेगी? सीधी बनेगी। अब सेकेंड परिस्थिति में नलिका की लंबाई, सेकेंड परिस्थिति में नलिका की लंबाई एफ जीरो होगा कि नहीं होगा? एफ हो प्लस 4f होगा कि नहीं होगा? अब लेंस थोड़ा आगे आ चुका है तो वस्तु की दूरी क्या बन चुकी है? एफ ही। तो L0 प्लस 4f प्लस एफ ही। नोट कर लीजिए, ये है आपका फाइनल डेरिवेशन। तो इसके साथ ही चैप्टर आपकी किरण प्रकाशिकी का अंतिम डेरिवेशन यही था, ठीक है ना? अब किरण प्रकाशिकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बचे हैं न्यूमेरिकल, जैसे अपन करते आ रहे हैं। परीक्षा अध्ययन की पूरी खिड़कियाँ बनाएंगे, परीक्षा बोध भी आ चुकी है तो परीक्षा बोध की पूरी खिड़कियाँ बनाएंगे, है ना? और अपना एग्ज़ाम मास्टर, और एक कौन सी चलती है यार? दिग्दर्शिका नहीं, हाँ दिग्दर्शिका परीक्षा अध्ययन, चारों। तो 4 किताबों के लिए 4 खिड़कियाँ बना लीजिए, है ना? अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, आंकिक प्रश्न, इनके सब कर लेंगे। चलिए नोट करिए। क्या? हाँ भैया, अब देखो, अगर आप साइज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे तो जो अब देखो आवर्धन में ही दिख रहा है कि फोकस दूरी अभिदृश्यक की क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्या होनी चाहिए? तभी तो आवर्धन मिलेगा। अरे भैया, आपको बड़े बड़े खगोल पिंडों को फोकस करना है तो इतू सा लेंस छोटा सा नहीं लगेगा, बड़ा लेंस लगेगा। क्या लगेगा? बड़ा लेंस। तो भैया अभिदृश्यक का आकार बहुत ही ज्यादा होगा। अभिदृश्यक का आकार क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया ना? हाँ, m को बड़ा करने के लिए एफ ई क्या होना चाहिए? कम। तो आई पीस की फोकल लेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। समझ में आया ना? तो अभिदृश्यक की तुलना में नेत्रिका लेंस का आकार भी क्या होगा? कम होगा। फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, कल हमने आपको बताया तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तरंग प्रकाशिकी का मैंने कल आपको संपूर्ण परिचय दिया, प्रारंभिक प्रस्तावना दी, और मैंने आपको बताया कि आखिर तरंग चलती कैसे है, इसके बारे में सबसे बढ़िया जो डिस्कशन किया था, सबसे बढ़िया थ्योरी दी थी, वो किसने दी थी? क्रिश्चियन हाइगन्स ने। और उसी समय 16वीं सेंचुरी के आसपास न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा जोरों पर था। न्यूटन उस समय बड़े प्रभावशील थे, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उनका सिक्का बोलता था न्यूटन का। इतना ज़्यादा न्यूटन का प्रभाव था कि क्रिश्चियन की हाइगन थ्योरी के सही होने के बावजूद लोगों ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया कि तरंगों का, हाँ, प्रकाश का कौन सा प्रभाव होता है? तरंग प्रभाव होता है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत को सही माना कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत हुआ करता है, ठीक है ना?
तरंग सिद्धांत को खारिज कर दिया लोगों ने, मतलब लोगों ने उसके प्रति बिलीव ज़्यादा अपना शो नहीं किया, क्योंकि न्यूटन का टाइम चल रहा था। लोग कहने लगे हाइगन्स, अरे तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम बड़े छोटे से साइंटिस्ट हो, है ना, न्यूटन साहब जो कहते हैं सही हो जाता है, हम तो उनकी बात मानेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके लगभग 200 साल बाद, 150 साल बाद, समझ गए ना, एक साइंटिस्ट आते हैं, एक फिजिस्ट आते हैं जिनका नाम था थॉमस यंग। क्या था? थॉमस यंग। और थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि जो लाइट है, वो प्रकाश है, वो वास्तव में वो कण से नहीं है, वो किससे बना है? तरंग से। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ना कि वो कण है। समझ में आएगी? थॉमस यंग ने आकर के इसको साबित कर दिया कि ये एक प्रकार की तरंग है। ठीक, तो लोगों को लगा हाँ यार, क्रिश्चियन हाइगन उस समय सही बात बोल रहे थे, मगर हम न्यूटन साहब की दादागिरी के चलते इसको हमने नकार दिया। थॉमस यंग ने कहा। थॉमस यंग के जाने के फिर करीब 70 साल के बाद फिर से मुद्दा उठा कण प्रकृति का, क्योंकि फिजिक्स की एक विचित्र घटना देखी गई जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आएगी आपके चैप्टर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ऐसी घटना देखी गई जो बिना कण के हो ही नहीं सकती है, बिना कण के हो ही नहीं सकती है। जैसे मैं कहूं कि तुम यहां बैठे हो और मैं यूं करूं दूर से और तुम्हारे गाल में जोर का चांटा लगे, तुम झन्ना आ जाओ, झन्नाटेदार चांटा, बोलो, तो कुछ ना कुछ तो आके प्रहार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना? तुम्हारे पेट में अगर दर्द हुआ, मतलब उई कुछ लगा, तो वहां पर द्रव्यमान जाएगा कि नहीं जाएगा? तभी तो मारेगा द्रव्यमान, क्योंकि बिना द्रव्यमान के संवेग है ही नहीं है। P बराबर mv, P बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो जहां द्रव्यमान नहीं है वहां संवेग नहीं है, और संवेग नहीं है तो टक्कर का ये बात की। क्यों भैया? संवेग नहीं है तो टक्कर किस बात की? टक्कर हुई है तो ही तो संवेग प्रतिस्थापित हुआ है, तभी तो हमको घूंसे का दर्द होता है। हाँ या ना? यस। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, मैक्स प्लांक। क्या है भाई साहब? फिर से विवाद छिड़ गया, शुरू हो गई कहानी फिर से। फिर देखा गया कि अरे नहीं, कण प्रकृति है प्रकाश, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव था, जो घटना थी, उसको किसने समझाया? कण प्रकृति ने। किसने समझाया? कण प्रकृति ने। समझ में आया? फिर आइंस्टाइन आते हैं, आइंस्टाइन अपना प्रकाश विद्युत समीकरण देते हैं कण प्रकृति को लेकर के, है ना, उस पर उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है, उस पर वो बहुत काम करते हैं। मतलब प्रस्तावना मैक्स प्लांक की थी और बाकी का सारा काम किसने किया? आइंस्टाइन ने। ठीक है ना? दोनों में द्वंद्व हो गया। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रॉगली। क्या आते हैं? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली कहते हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ गए ना? मतलब तरंग ही कण है और कण ही तरंग है। आपके स्वरूप दोनों के देखने का अंतर है। समझ गए ना? जहां पर कण परिलक्षित होगा वहां पर तरंग परिलक्षित नहीं होगी, और जहां पर तरंग परिलक्षित होगी वहां पर कण परिलक्षित नहीं होगा। एक ही समय में एक ही स्वरूप के दर्शन कीजिए। समझ गए ना? तो वहां पर उसको बोला गया लाइट यानी विकिरण। लाइट यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति। कौन सी प्रकृति? द्वैत को हिंदी में बोलते हैं डुअल। क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति। दैत्य ना सुन लेना, दैत्य नहीं है, द्वैत है। क्या है? द्वैत प्रकृति, मतलब कि डुअल नेचर। मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश कह लो या दुनिया का कोई भी विकिरण कह लो, उसकी द्वैत प्रकृति होती है। मतलब आपको कैसा टेस्ट चाहिए, स्वादानुसार ये कण के जैसे भी बिहेव करेगा और स्वादानुसार ये तरंग के जैसे भी बिहेव करेगा। और इसके सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए। मतलब फाइनली विकिरण की, रेडिएशन की, ऊर्जा के सिग्नल की द्वैत प्रकृति इस्टेब्लिश हो चुकी है। समझ गए ना? अब हम पहले, हालांकि फिलहाल अभी वेव नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वेव नेचर में कल मैंने आपको बताया क्रिश्चियन हाइगन्स का प्रयोग। क्रिश्चियन हाइगन्स ने बताया कि तरंगें इस प्रकार से संचरित होती हैं। प्राथमिक तरंगाग्र मैंने आपको बताया, मैंने आपको द्वितीयक तरंगाग्र बहुत अच्छे से बताया ना।
अब आता है तरंगों का भिड़ना। दो तरंगे, तरंग के बारे में मैंने क्या कहा था, तरंग समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कितना kx, याद है? ओमेगा टी प्लस माइनस kx, बोलो जी हाँ या ना? हाँ। और एक चीज और सुन लो भैया, प्लस माइनस फाइव भी कर सकते हो, प्लस माइनस क्या कर सकते हो, फाइव। अब कल मैंने ये इसको कालांतर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अब कालांतर भी इंट्रोड्यूस करूंगा। कल मैंने कालांतर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आज मैंने कालांतर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये व्यापक समीकरण है तरंग का, मतलब इसके अंदर सब मेर की तरंगे आ गई। तो तरंग की मेन प्रॉपर्टी क्या है, तरंग का विस्थापन। तरंग देती क्या है, विस्थापन। तरंग देती क्या है, विस्थापन। किसका विस्थापन, माध्यम के कण का विस्थापन। तो पहला टॉपिक आता है आज, दो तरंगों का किसी माध्यम में भिड़ना। दो तरंगों का किसी माध्यम में भिड़ना। तो दो तरंगों का किसी माध्यम में भिड़ना कहलाता है तरंगों का अध्यारोपण। क्या कहलाता है, तरंगों का अध्यारोपण। मान लीजिए ये कोई कण है और इस पर एक तरंग आ रही है और इस पर दूसरी तरंग आ रही है, बोलो हाँ। तो अब इस कण की हालत क्या होगी भैया, अकेले तरंग होती तो मान लो इसको विस्थापन देती y1, कितना देती? अगर अकेले ये होती तो इसको कितना विस्थापन देती, y2। तो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी बिंदु पर जब एक से ज्यादा तरंगें आपतित होती हैं तो इस बिंदु का जो नेट विस्थापन, परिणामी विस्थापन होता है, वो अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग। कौन सा योग, क्योंकि विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। लिखो भैया, लिखिए, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए। जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, के सदिश योग के बराबर होता है।